नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग आज से शुरू करेंगे वेल्डिंग ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उन्हीं का हम लोग अध्यायवार साल पेपर सॉल्व करेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर एक एग्जाम में, तो उनका क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड का परिचय एवं सुरक्षा सावधानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइव आ जाइए और सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा अपना आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेल्डर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि कितने वर्ष की होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो देखिए जो वेल्डर थ्योरी ट्रेड की जो प्रशिक्षण अवधि होती है वह होता है 1 वर्ष का। तो वेल्डर थ्योरी की जो प्रशिक्षण अवधि है वह 1 वर्ष का होता है। CTS के अंतर्गत वेल्डर ट्रेड ITI के माध्यम से पैन इंडिया पर चल रहे सभी लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है और यह पाठ्यक्रम 1 वर्ष की होती है। इसमें मुख्य रूप से ट्रेड तथा कोर क्षेत्र शामिल होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम पास करने के पश्चात ट्रेनिंग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले NCVT द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC से सम्मानित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली सुविधा क्या है? पुस्तकालय, छात्रावास, चिकित्सा, यह सभी। तो देखिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली जो सुविधा होती है वह पुस्तकालय भी होता है, छात्रावास भी दिया जाता है और उन्हें चिकित्सा का सुविधा भी दिया जाता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की कौन सी गैसों को ओजोन में परिवर्तित करती हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें जो वातावरण में ऑक्सीजन होती हैं उसी को क्या करती हैं? ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन से ही ओजोन का निर्माण होता है। तो आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती हैं और वेल्डिंग आर्क में हानिकारक अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड रेज निकलती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें आँखों तथा त्वचा रोग को हानि पहुँचाती हैं। अतः अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणों से सुरक्षा के लिए उचित प्रकार का हमें फिल्टर का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन कि फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूम नाजल का, फ्यूम एक्सट्रैक्टर का, फ्यूम कैप का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए हम लोग फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेल्डिंग प्रक्रिया के समय वेल्डर वेल्डिंग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों तथा दूषित धूलयुक्त हवा में श्वास लेता रहता है, जिसका वेल्डर के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है कि वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वेल्डिंग चश्मा भी प्रयोग करना चाहिए, वेल्डिंग दस्ताना भी यूज करना चाहिए और वेल्डिंग बूथ का भी प्रयोग स्वच्छ वातावरण देना है ना, हमें लगा कि ठीक है। तो स्वच्छ वातावरण देना है तो वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे, जबकि आपको वेल्डिंग चश्मा भी लगाने चाहिए, दस्ताने भी आपके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे वातावरण की बात करेगा तो वातावरण के लिए वेल्डिंग बूथ का होना जरूरी है। और जबकि अगर पर्सनल सेफ्टी यानी कि करना है तो चश्मा भी होना चाहिए, दस्ताने भी होना चाहिए, ये सब होना जरूरी है। लेकिन वातावरण के लिए वेल्डिंग बूथ होना जरूरी है। तो वेल्डिंग बूथ का प्रयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग बूथ में जो हवा होता है यह 0.5 मीटर पर सेकंड से जानी चाहिए। जिंक, लेड और कैडमियम तथा तांबे के ऑक्साइड बहुत हानिकारक होते हैं। तो वेल्डिंग बूथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? पानी, रेत, मिट्टी, यह सभी। तो देखिए वेल्डिंग प्रक्रम में अगर आग से बचाव करना है जो हम लोग साधन यूज करते हैं वह रहता है हमारा रेत। अगर वेल्डिंग से अगर कहीं पर आग लग जाती है हम तो वहाँ पे हम लोग रेत यूज कर सकते हैं। तो रेत, मिट्टी और पानी आग से बचाव कर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी हो सकता है। तो पानी भी यूज कर सकते हैं, मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। तो वेल्डिंग प्रक्रम, तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। तो वेल्डिंग प्रक्रम में अग्नि से बचाव के लिए हम लोग पानी, रेत तथा मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी का। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि अनियंत्रित तथा दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रक्रम को क्या कहते हैं? दुर्घटना, घटना,
ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में जो प्रकरण होता है उससे हम लोग बोलते हैं दुर्घटना। तो दुर्घटना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन है कि मानव स्वभाव में बसी विशिष्ट स्वभाव क्या है? जिज्ञासा, कर्मठता, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मानव स्वभाव में जो बसी विशिष्ट स्वभाव होती है वह रहता है जिज्ञासा। तो मानव स्वास्थ्य में बसी विशिष्ट स्वभाव जिज्ञासा होती है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है, क्योंकि ज्यादा जिज्ञासा वाला व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार बनता है। तो यह सब हमारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और उन्हें बता दें कि यहाँ पे अब डेली क्लासेस चलेंगी वेल्डर ट्रेड की। और तो सभी लोग आप लोग 7 बजे सुबह लाइव आ जाया करें। अब 9वां क्वेश्चन है कि तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में किसका अभ्यास करना चाहिए? सुरक्षात्मक उपायों को, मशीनों पर कार्य करने का, हस्त औजारों का, डी है या सभी? तो देखिए अगर आप लोग तकनीकी विद्यार्थी हैं और अपने अध्ययन काल में हैं तो आपको सबसे पहले सुरक्षात्मक जो उपाय होते हैं इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मशीन पर कार्य करने की वो तो बात की बात है, हस्त औजार पे वो तो बात की, लेकिन सबसे पहले अपना खुद का सुरक्षा होना जरूरी है। तो सबसे पहले सुरक्षा उपायों का अभ्यास करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट होगा। तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि आपको कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए और कार्यशाला में ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कार्य करते समय, और किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ऐसे आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या सुरक्षात्मक उपाय आपको करने चाहिए। 10वां क्वेश्चन है कि संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है? परिष्कृत, दुर्घटना, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का जो परिणाम हो सकता है वह रहता है दुर्घटना। तो दुर्घटना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, ये तो दुर्घटना का कारण है, आपको पता है। अचानक हैक्सा ब्लेड टूटने से अंगुली में चोट लगना, यह भी दुर्घटना के अंतर्गत आएगा। अब देखिए है तीसरा कि बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना। भाई जब आप उंगली अपना खुद ही काटेंगे तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि देख फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूट जाना, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम हो रही हैं उसे दुर्घटना कहते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के अपना उंगली काट रहे हैं बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए तो वो दुर्घटना नहीं है, बल्कि आप कर रहे हैं ऐसा गलत काम। तो यहाँ पे कह रहे हैं दुर्घटना नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली काट लेना दुर्घटना का कारण नहीं होता है। स्वयं अपने लाभ उठाने के लिए की गई दुर्घटना दुर्घटना का कारण नहीं होती है। किसी मशीन पर कार्य करते समय आकस्मिक हुई घटना को हम लोग दुर्घटना का कारण समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यशाला में औजारों की असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से क्या संभावना बनी रहती है? तो देखिए कार्यशाला में औजारों अगर असुरक्षित अव्यवस्था है तो इसका मेन यही हो सकता है कि आपको दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं अगर आप असुरक्षित हैं तो। 13 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, अधिक उत्सुक होना, उपरोक्त सभी। तो कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया जो होती है वह रहता है कि वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना और अधिक उत्सुक होना, यह सभी होता है कृत्रिम श्वसन क्रिया में। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और कृत्रिम श्वसन क्रिया 4 प्रमुख विधियां होती हैं, जैसे सिल्वेस्टर विधि से भी कृत्रिम श्वसन किया जा सकता है, सैफर विधि से भी मुंह से मुंह में हवा भरकर भी, और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा भी श्वसन क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि ना होना, अधिक फुर्ती होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो दुर्घटना का जो कारण नहीं है वो है कि अधिक फुर्ती होना, यह आपका दुर्घटना का कारण नहीं है। जबकि अगर कार्य में रुचि नहीं है आपका तो भी दुर्घटना हो सकता है। अगर आप अधिक उत्सुक हैं तो भी आपसे जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है। अगर आप लोग अनुशासनहीनता करते हैं तो भी दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं।
बाकी अगर आप लोग असावधानी से काम कर रहे हैं तो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अरुचि, जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, काम करने का गलत तरीका और स्वच्छता की कमी, इन सभी से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सा के आने तक लिटा देना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे तुरंत जो फर्स्ट एड होता है यानी कि प्राथमिक उपचार होता है उसे हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति की अवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए। घायल अवस्था में डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि डॉक्टर के आने में देरी हो तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण क्या हो सकता है? गर्म स्लैग, इलेक्ट्रिक आर्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग शॉप में आग लगने का जो कारण हो सकता है वो रहता है कि गर्म स्लैग भी और इलेक्ट्रिक आर्क दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय शरीर का अवरोध लगभग कितना होता है? 600 ओम, 700 ओम, 800 ओम, 900 ओम। तो देखिए, जो मानवीय शरीर का जो अवरोध होता है यह लगभग होता है 600 ओम का। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 600 ओम। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वोल्ट से अधिक वोल्टता का अर्थ लगने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो अगर वह आपका 60 वोल्ट से अधिक वोल्टता का अर्थ करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और इसके लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वेल्डिंग उपकरणों का ठीक प्रकार से अर्थ होना चाहिए, तारों का इंसुलेशन ठीक प्रकार से होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक होल्डर पूरी तरह से ऊष्मा के कुचालक या डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का बना होना चाहिए। यह सभी आपको सुरक्षा नियम में दिए जाते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ दिखा नहीं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? चाय, पानी, काफ़ी, यह सभी। तो बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से जो पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए वो रहता है, न तो चाय पिलाना चाहिए, न पानी, न काफ़ी, या कुछ भी नहीं उसे पिलाना चाहिए अगर उसे बिजली का झटका लगा है तो। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या है? तो देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका तो चेतावनी का संकेत है, लेकिन किसका है? ये विषाक्तता का खतरा है। तो विषाक्त को खतरा है, यही इसका चेतावनी संकेत यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। तो इन संकेतों के माध्यम से हम चेतावनी दिया जाता है, आपको भी पता होगा, चेतावनी संकेत के द्वारा। अब यह है कि चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? तो सूचनात्मक संकेत है कि अनिवार्यता संकेत है कि निषेधात्मक संकेत है, चेतावनी संकेत है। तो ये जो है ये हमारा अनिवार्य संकेत होता है कि ये बताता है कि अगर आप लोग कोई काम करने जाना तो ग्लव्स जरूर पहन लें। तो ये अनिवार्य संकेत होता है। तो चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत अनिवार्य प्रकार का संकेत है। अनिवार्य संकेतों के द्वारा कारीगरों को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कारीगर इन संकेतों को सहज समझकर आसानी से कार्य कर सके। ये हमारे यूपी आर्मिनल में वो क्वेश्चन था। अब 23 नंबर का क्वेश्चन जो कि भेल टेक्नीशियन बी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिख रहा है ये कौन सा फिगर है? निषेधात्मक साइन है या फिर अनिवार्य साइन है या सूचनात्मक संकेत है या चेतावनी संकेत है? तो देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये फिगर आपका है चेतावनी संकेत के अंतर्गत आता है। तो ये चेतावनी संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा फिगर है आपको बताना है। तो देखिए, ये है मिलर कटर, एडजस्टेबल गार्ड, वर्कशॉप क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कटर लगा हुआ है। तो ये कटर है तो क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल गार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कटर तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका एडजस्टेबल गार्ड है। तो सुरक्षा संघ एडजस्टेबल गार्ड को प्रदर्शित करता है। यह संकेत नीली पृष्ठभूमि यानी कि ब्लू बैकग्राउंड पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बना होता है। जैसे हेलमेट, चश्मा, जूता, दस्ताने आदि अनिवार्य संकेत के अंतर्गत आते हैं।
तो ये एडजस्टेबल गार्ड है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो टॉक्सिक हैजर्ड की बात करें, टॉक्सिक हैजर्ड या जहर को खतरा, तो टॉक्सिक हैजर्ड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेजर बीम, ये ऑप्शन ये जो है लेजर बीम को बता रहा है, और ये जो है आपका फर्स्ट एड का साइन है। तो आपको यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन। अब है 26 नंबर का क्वेश्चन, ये फायर का है, आपको पता है, और ये जो है आपका लेजर बीम का है। ये क्या है, ये आपका विकिरण से खतरा, तो रेडिएशन से खतरा वाला, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सूचनात्मक संकेत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सूचनात्मक संकेत के संबंध में जो कथन सत्य है यही आपको बताना है। तो कह रहे हैं इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, ये गलत है। इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, ये भी गलत है। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, बिल्कुल सही। इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वह हरी होती है, और ये संकेत सूचना संबंधी होते हैं तथा वर्गाकार आकृति के होते हैं, और कुछ सूचनात्मक संकेत जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजे, प्रतीक्षा स्थल आदि होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है। तो 415 वोल्ट का जो खतरा है इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें चेतावनी चिन्ह यूज करना पड़ेगा, ताकि ये बताएगा कि 415 वोल्ट से आपको खतरा है, तो आप लोग पहले से ही सचेत हो जाएं। तो यानी कि वार्निंग साइन होता है, चेतावनी संकेत। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स का अनिवार्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो देखिए पट्टी भी होना चाहिए फर्स्ट एड में, रुई भी और डेटालिन सभी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब है 30 नंबर का क्वेश्चन, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, देखें कि श्वास चल रही है या नहीं, मुंह पर पानी की छींटे मारना चाहिए, कपड़े ढीले करेंगे। तो देखिए अगर व्यक्ति बेहोश मिलता है तो उसे सबसे पहले ये करना चाहिए, देखें कि उसका सांस चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बेहोश मिले व्यक्ति को सर्वप्रथम यह देखेंगे कि उसका श्वास चल रहा है या नहीं। यदि श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करें, तथा तब तक पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दिलाने की कोशिश करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, तेल युक्त फर्श को निम्न में से किससे साफ करना चाहिए। रेत से, जल से, कॉटन वेस्ट से, CO2 से। तो तेल युक्त फर्श को जिससे हमें साफ करना चाहिए वो रहता है हमारा रेत। तो तेल युक्त अगर फर्श है तो उसे हमें रेत से साफ करना चाहिए। रेत से साफ करने पर पैरों में स्लिप कम होता है, सॉफ्ट फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है, अतः कार्यशाला में सफाई का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। अब है 32 नंबर का क्वेश्चन कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसे चिकित्सा सहायता खोजना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन क्रिया सही से नहीं कर रहा है तो प्राथमिक उपचार को तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना चाहिए। मुंह से मुंह श्वसन क्रिया में सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति का मुंह अच्छी तरह से साफ कर लें। अब उसके मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरते हैं, हवा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये होता है हमारा मुंह से मुंह श्वसन क्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक उपचार क्या है। तो देखिए जो प्राथमिक उपचार होता है वो क्या है कि दुर्घटना व्यक्ति को दी जाने वाली जो प्राथमिक सहायता होती है वही हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को अगर जो हम लोग प्राथमिक सहायता देंगे वही हमारा फर्स्ट एड कहलाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम श्वसन क्रिया की जो सरलतम विधि होती है, तो कृत्रिम श्वसन क्रिया की जो सरलतम विधि होती है वह मुंह से मुंह में श्वास देना होता है। तो कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना होता है। कृत्रिम श्वास की क्रिया की 4 मुख्य विधियां होती हैं, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। कृत्रिम श्वसन क्रिया में 2 स्थितियों का प्रयोग करके मुंह से मुंह हवा भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।
35 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कृत्रिम श्वसन की किस विधि को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए ये जो विधि है ये हमारा कहलाता है सिल्वेस्टर विधि। क्यों? क्योंकि देखिए जो सिल्वेस्टर विधि होता है इसमें क्या किया जाता है कि यह विधि तब प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति किसी कारणवश आग से जलता है तथा उसके सीने पर छाले पड़े। देखिए ये पीठ के बल सोया, तो जब सीने पर अगर छाला है उसके पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, इसे हम लोग सीने के बल लिटा नहीं सकते, इसे हमें पीठ के बल लिटाना पड़ेगा। तो जब ये सीने पर हमारा छाला पड़ा रहेगा तो यह सिल्वेस्टर विधि कहलाता है। और सिल्वेस्टर विधि में जो व्यक्ति रहता है उसे हम लोग पीठ के बल लिटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिल्वेस्टर विधि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके सीने की ओर छाल पड़े हो और इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है। फिर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सांस भरने का प्रयास किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए। तो देखिए जो सैफर विधि रहता है इसे हम लोग 10 से 12 बार दोहराना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि उसके श्वसन क्रिया सामान्य ना हो जाए। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले हों। तो सैफर विधि में पीठ पर छाले होते हैं तो इसे सीने के बल लिटाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः आग 3 घटकों पर निर्भर करता है, इसमें यक्स क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये जो होता है यह सामान्यतः ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि सामान्यतः आग 3 घटकों का मिश्रण होता है और यानी कि इस पर निर्भर करता है 3 घटकों पर। चित्र में जो यक्स प्रदर्शित करता है वह ऑक्सीजन है। सामान्यतः किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ईंधन के जलने से ही ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आग किसका मिश्रण है। तो देखिए आग जो होता है, आग के लिए निर्माण करने के लिए आपके पास ईंधन होना चाहिए, फिर ईंधन को जलने के लिए हवा का जरूरी है और उसके बाद आपको टेम्परेचर यानी कि तापक्रम का होना जरूरी होता है। आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का होता है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है तब ऊष्मा का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ दहन के लिए 3 कारक मुख्य होते हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। किसी भी एक कारक की कमी होने पर आग बुझ जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी बी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए श्रेणी बी का जो आग लगता है इसे हम लोग कब यूज करते हैं, जब द्रवों से आग लगती है, कोई भी द्रव हो या लिक्विड हो, इसी को बोल सकते हैं। तो श्रेणी बी को आग बुझाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं वह झाग वाले यंत्र यूज कर सकते हैं। श्रेणी बी के अंतर्गत ज्वलनशील द्रवों एवं मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगी वाली आग आती हैं। इस प्रकार की आग को जल की बौछार से नहीं बुझाया जा सकता है। तो झाग वाले यंत्र यहाँ पर हमें प्रयोग करना चाहिए श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए। श्रेणी डी को आग को बुझाने में कौन सा ईंधन प्रयोग करेंगे, प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो श्रेणी की आग में जो प्रयुक्त ईंधन होता है कौन सा होता है। तो देखिए जो श्रेणी डी के अंतर्गत आता है उसमें आपका धातुओं का और इलेक्ट्रिक का ये दोनों आते हैं। तो धातुओं हमारा मैग्नीशियम, जिंक और रासायनिक पदार्थ ये सभी आ गए और यहाँ पे बिजली भी आ जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि श्रेणी डी की आग में प्रयुक्त ईंधन मैग्नीशियम, जिंक आदि रासायनिक पदार्थ होते हैं। श्रेणी डी के अंतर्गत बिजली की तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों से लगी आग होती है। इस आग को बुझाने के लिए CO2, शुष्क चूर्ण एवं CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत भी प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है। तो देखिए जो आग लगने का कारण नहीं है यही आपको बताना है। तो आग लगने का कारण है कि फ्यूज तार के रूप में अगर आप पतले तार प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपका आग लगने का कारण नहीं है। जबकि अगर विद्युत परिपथ में अति भार का प्रयोग में ला रहे हैं तो भी आपका आग लग सकता है। तो ताप यंत्रों का असावधानी पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको आग लगने का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे बी आंसर ही यहाँ पे सुटेबल होगा कि फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना यही हमारा आग लगने का कारण नहीं है। अब यहाँ पे है हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कि ये जो फिगर दिख रहा है यह किस श्रेणी का है आग का। तो श्रेणी ए है कि बी है कि सी है कि डी है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक गैस है। तो देखिए जो गैस आगे लगती हैं वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है। क्लास ए में हमारा अगर ठोस से आग लग रहा है तो क्लास ए के अंतर्गत, द्रवों से लग रहा है तो हमारा क्लास बी के अंतर्गत, गैस से लग रहा है तो क्लास सी के अंतर्गत, और अगर बिजली के झटके या
बिजली से या धातुओं से लग रहा है तो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा गैस है तो यह हमारा क्लास सी के अंतर्गत आएगा। तो सी है तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि श्रेणी सी की आग है, ये जो फिगर दिख रहा था। ये कह रहा है कि श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। तो देखिए श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए जो उपयुक्त अग्निशामक यंत्र होता है, समझ लीजिए, वो रहता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला आग बुझाने वाला यंत्र हमें प्रयोग करना चाहिए। तो श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र प्रयोग करना चाहिए। इसी को हम लोग सीटीसी एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत का भी प्रयोग किया जाता है और झाग वाले यंत्र या जल की बौछार का प्रयोग इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। तो श्रेणी डी की अगर है आग तो उससे हम लोग जल की बौछार के द्वारा नहीं बुझाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर बिजली है तो बिजली में अगर आग पानी से अगर बुझाएंगे तो आपको खुद ही करंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 44 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने वाली आग को बुझाया जाता है किससे। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक केबल है, अगर उसमें आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। श्रेणी डी के अंतर्गत बिजली के तारों, उपकरणों आदि धात्विक पदार्थ से लगने वाली आग होती है। इस आग को बुझाने के लिए CO2 और शुष्क चूर्ण का भी प्रयोग करना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन की प्रकृति के आधार पर भाग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का देखिए सब क्या है, लकड़ी क्या है आपका ठोस है, कपड़ा भी आपका ठोस है, कागज भी आपका ठोस है। तो जो ठोस से आग लगती है वह हमारा श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अगर विद्युत उपकरण है, अगर उसमें आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वह यंत्र रहता है हमारा हैलोन टाइप यंत्र, या इसी को हम लोग सीटीसी एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए हैलोन प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैसें, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हैलोन टाइप करेक्ट आंसर है। 46 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से हैलोन टाइप आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। तो देखिए हैलोन कह रहा है यहाँ पर, तो हैलोन टाइप आग बुझाने वाला जो यंत्र है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटीसी वाले आग बुझाने वाले यंत्र प्रयोग करना चाहिए। तो सीटीसी एक्सटिंग्विशर या हैलोन टाइप एक्सटिंग्विशर दोनों एक ही बात होती है। तो सीटीसी वाला आग बुझाने वाला यंत्र हैलोन टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र होता है। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जल की बौछार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जलते हुए द्रव से लगी आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए अगर जलते हुए द्रव से आग लग रहा है तो उसे हमें बुझाना है तो उसके लिए हम लोग जल यूज नहीं करते हैं, जबकि अगर उसे बुझाने के लिए हम लोग CO2 यूज कर सकते हैं, शुष्क पाउडर यूज कर सकते हैं और फोम यूज कर सकते हैं, मगर हम लोग जल यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाए कि जल हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब है 49 नंबर का क्वेश्चन कि सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। तो सीटीसी जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें द्रव वायुदाब के साथ जो भरा होता है वो रहता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पतली प्लेटों पर वेल्ड करते समय विरूपण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। दोनों तरफ से वेल्डिंग, वी की अपेक्षा यू आकार का प्रयोग करके, पीछे मजबूत सहारा देकर, बैक स्टेप वेल्डिंग का प्रयोग करके। तो पतली प्लेटों पर वेल्डिंग करते समय विरूपण को जिसके द्वारा हम लोग कम कर सकते हैं वो रहता है कि बैक स्टेप वेल्डिंग का प्रयोग करके हम लोग कम कर सकते हैं। वेल्डिंग के अंतर्गत विरूपण को रोकने के लिए तथा नियंत्रित करने के लिए बहुत सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि आपका प्रभावित संकुचन बल को हटाकर संकुचन बलों को बनाकर संकुचन बलों को अन्य संकुचन बलों के साथ संतुलित करके। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन को पहचानिए, कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि वेल्डिंग एक बंद जगह में की जा सकती है। बी कह रहा है कि वेल्डिंग आग लगने वाले पदार्थ के पास की जा सकती है। वेल्डिंग बिना गॉगल्स पहने की जा सकती है। ये तीनों यहाँ पे आपका गलत
दिख रहा है कि वेल्डिंग एक बंद जगह में की जा सकती है, गलत है। क्योंकि अगर बंद जगह करेंगे ऑक्सीजन नहीं पाएगा तो वेल्डिंग आपको हो नहीं पाएगा। वेल्डिंग आग बुझाने वाले पदार्थ, आग लगने वाले पदार्थ के पास की जा सकती है, नहीं जहाँ पर आग लगने की संभावना होगी वहाँ पे हम लोग वेल्डिंग नहीं करेंगे। बिना गॉगल्स पहने की जा सकती है, गलत, आपको गॉगल्स पहनना जरूरी होता है। वेल्डिंग का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये बिल्कुल सही है कि वेल्डिंग का जो धुआं होता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जिस टुकड़े पर कार्य हो रहा है उसे साफ करने के लिए हमें क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफाई का कपड़ा, सफाई करने वाला विलायक, वायर ब्रश, एमरी शीट। तो जिस टुकड़े पर कार्य हो रहा है उसे साफ करने के लिए हमें जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वो रहता है कि सफाई करने वाला विलायक। तो जिस टुकड़े पर कार्य हो रहा है तो उसे को साफ करने के लिए हम लोग विलायक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारखानों में विभिन्न प्रकार के मशीनों पर निरंतर कार्य चलते रहते हैं। तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे साफ फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना आदि। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग उपकरण की ग्राउंड क्लैंप जुड़ी होनी चाहिए किससे। वर्कपीस से, इलेक्ट्रोड होल्डर से, अर्थ यानी पृथ्वी से, फेस से। तो वेल्डिंग उपकरण की जो ग्राउंड क्लैंप होती है इसे हमें किससे जोड़ना चाहिए, वर्कपीस से जोड़ना चाहिए। तो वर्कपीस से जोड़ना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कपीस, कार्यखंड। तो वेल्डिंग उपकरण की ग्राउंड क्लैंप कार्यखंड से जुड़ी होनी चाहिए। ग्राउंड क्लैंप और ग्राउंड लीड वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द हैं। ग्राउंड क्लैंप में वर्कपीस एक वेल्डिंग केबल से जुड़ा होता है जो आमतौर स्प्रिंग लोडेड क्लैंप या स्क्रू क्लैंप से जुड़ा होता है। अब हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल ट्यूबवेल ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक वेल्डर को वेल्डिंग करते समय क्या पहनना जरूरी होता है। वेल्डिंग हेलमेट, सुरक्षा कपड़ा, सेफ्टी ग्लव्स, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वेल्डिंग करता है व्यक्ति उसे वेल्डिंग हेलमेट और सुरक्षा कपड़ा और सेफ्टी ग्लव्स इन सभी का पहनना जरूरी होता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए वेल्डिंग हेलमेट, सुरक्षा कपड़े और सेफ्टी ग्लव्स इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जो कि हमारा भेल टेक्नीशियन बी में आया हुआ क्वेश्चन है कि आप किसी वेल्डर को कैडमियम चढ़ी हुई मशीन पर आर्क वेल्डिंग करते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे। उसे वेल्डिंग करते रहने देंगे, उसे धुआं निष्कासन प्रावधान के साथ वेल्डिंग करने देंगे, उसे एक बार वेल्ड करने से रोकेंगे, उसे दूध पीने की सलाह देंगे और फिर वेल्ड करने के लिए बुलाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसे एक बार वेल्ड करने से रोकेंगे। तो यदि कोई वेल्डर कैडमियम चढ़ी हुई मशीन पर आर्क वेल्डिंग करता है तो उसे वेल्डिंग करने से रोक देना चाहिए, क्योंकि जिंक, सीसा, कैडमियम तथा तांबे के ऑक्साइड बहुत हानिकारक होते हैं। लगातार कैडमियम या मेटल की वाष्प में श्वास लेने से वेल्डर की मेटल फीवर हो सकता है। तो जो वेल्डर रहता है उसको मेटल फीवर हो सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो यक्स भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो फ्लेक्सिबल भाग यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको देखिए हम जो रेड कर रहे हैं, तो ये जो भाग होता है ये क्या होता है, चमड़े का एप्रन होना जरूरी होता है। तो ये चमड़े का एप्रन है। चित्र में ये जो भाग यक्स दिख रहा है ये चमड़े का एप्रन है। रेडिएटेड हीट और चिंगारियों के संरक्षण के लिए लेदर, एस्बेस्टीज या किसी उपयुक्त मटेरियल से बने फ्लेम प्रूफ एप्रन का प्रयोग किया जाता है। कॉटन कपड़ों की अपेक्षा वूलन कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए जिस पर तेल या ग्रीस ना लगा हो। तो यहाँ पे एप्रन, चमड़े का एप्रन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडरों को होना चाहिए कैसा। तो देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो सिलेंडर होते हैं उसे जब उपयोग में ना हो तो उसे उसका ढक्कन बंद होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। उनके उपयोग के समय हमेशा सीधा रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब उपयोग करें तो उसे सीधा कर देना चाहिए सिलेंडर को। और कह रहे रेगुलेटर ऑन करने के बाद फटने से रोकने के पर्याप्त उपाय करने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 58 नंबर क्वेश्चन है क्या वेल्डिंग के समय नायलॉन के कपड़े पहनना उपयुक्त है। तो देखिए जो कह रहा है यहाँ पर कि वेल्डिंग के समय नायलॉन के कपड़े पहनना उपयुक्त है या नहीं, तो नहीं, क्योंकि इसमें जो नायलॉन का कपड़ा होता है उससे आग जल्दी पकड़ लेता है, तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वेल्डिंग के समय नायलॉन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नायलॉन के कपड़ों में आग जल्दी पकड़ता है। वेल्डिंग करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कारखाने में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों को पहनना चाहिए।
59 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको कोई खराब यंत्र या खतरनाक नज़र आता है तो आपको क्या करना चाहिए? इसे स्टोर में वापस कर देना चाहिए, एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए, इसे बाहर ले जाकर सुधारवाना चाहिए और इसकी जानकारी देना चाहिए। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई यंत्र है, अगर वह खराब हो चुका है या खतरनाक नज़र आ रहा है तो इसे हमें बाहर ले जाकर उससे सुधार करना चाहिए, और जब ये सुधार हो जाए तो हमें उसे यूज करना चाहिए। तो इसे हमें बाहर ले जाकर सुधरवाना चाहिए और इसकी जानकारी दूसरे को देना चाहिए जो खराब यंत्र हैं या खतरनाक यंत्र हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि वेल्डिंग प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु हाथ से की जाने वाली धातु आर्क वेल्डिंग विधि के साथ वेल्डिंग मापकों के माप के दौरान वेल्डिंग इंस्पेक्टर वोल्टेज को मापेगा। यथासंभव वेल्डिंग आर्क के निकट वेल्डिंग केबल पर कहीं भी वेल्डिंग संयंत्र पर हमेशा वोल्टमीटर से यथासंभव वेल्डिंग टर्मिनलों के निकट। तो वेल्डिंग प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु हाथ से की जाने वाली धातु आर्क वेल्डिंग विधि के साथ वेल्डिंग मापकों के मापन के दौरान वेल्डिंग इंस्पेक्टर आर्क वेल्डिंग के निकट वोल्टेज मापता है। तो यथासंभव वेल्डिंग आर्क के निकट मापता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके द्वारा जलने की संभावना सबसे अधिक होती है? रूट गैप काफ़ी कम हो, यात्रा गति काफ़ी तेज हो, रूट फेस काफ़ी छोटा हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए जलने की संभावना तब सबसे ज़्यादा होती है जब क्या हो कि जो रूट फेस होता है वह बहुत छोटा हो, तो क्या होता है कि जलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि खुले स्थान में हाथ से धातु आर्क वेल्डिंग हेतु निम्नांकित वेल्डिंग मशीनें उपलब्ध हैं, सुरक्षित वेल्डिंग हेतु आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर, मल्टी ऑपरेटर ट्रांसफार्मर, AC/DC एम्पोजिट पावर यूनिट, डीजल इंजन चालित मोटर जनरेटर। तो देखिए खुले स्थान में हाथ से धातु आर्क वेल्डिंग हेतु निम्नांकित वेल्डिंग मशीनें उपलब्ध हैं, सुरक्षित वेल्डिंग हेतु जो हम लोग मशीनें यूज करते हैं वह मशीन रहता है हमारा सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर। अब है 63 नंबर का क्वेश्चन कि एक वेल्डर योग्यता टेस्ट का प्रधान उद्देश्य क्या है? वेल्डर का कौशलता टेस्ट करना, सामग्रियों की वेल्डेबिलिटी का आकलन करना, निर्णय करना है कि किस NDT विधि का उपयोग करना है, डी है वेल्डिंग उत्पादन करने से पहले वेल्डर प्रैक्टिस करना। तो देखिए अगर वेल्डर योग्यता टेस्ट का प्रधान उद्देश्य जो होता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वेल्डर की कौशलता का टेस्ट करना ही वेल्डर योग्यता का प्रधान उद्देश्य होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गामा किरणों की भेदन शक्ति इनमें से क्या निर्धारित करती है? समय, आइसोटोप का प्रकार, स्रोत से फिल्म की दूरी, स्रोत की मजबूती। तो देखिए जो गामा किरणों की भेदन शक्ति होती है या उसके आइसोटोप का प्रकार निर्धारित करती है। तो यहाँ पे 64 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गामा किरणों की भेदन शक्ति या क्षमता आइसोटोप के प्रकार का निर्धारण करती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जिसमें 1 नैनोमीटर के 10वें हिस्से से भी कम तरंगदैर्ध्य होता है। गामा किरणें रेडियोधर्मी परमाणुओं का उत्पादन है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के नाभिक में अनुपात के आधार पर किसी विशेष तत्व का आइसोटोप स्थिर या अस्थिर हो सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे यूपी आर्मिनल में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब गैस सिलेंडर ले जा रहे हों तो क्या होगा? तो जब गैस सिलेंडर हम लोग ले जा रहे हों तो इसे क्या करना चाहिए? इसे बचाव युक्त तो वाल्व कैप का प्रयोग कर उठाएं, रेगुलेटर को सही स्थान पर रखें, इसे पहिएदार कार्ट पर रखें, यदि इसे सक्रिय जगह पर रखना हो तो ग्रीस का प्रयोग करें। तो देखिए अगर गैस सिलेंडर कहीं पर ले जाया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसे पहिएदार कार्ट पर रख कर ले जाना चाहिए। तो 65 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जब गैस सिलेंडर को ले जाया जाता है तो इसे पहिएदार कार्ट पर रखना चाहिए तथा सिलेंडर को जमीन पर रोल करते हुए कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हमेशा चाबी का प्रयोग करना चाहिए और हथौड़े या स्पैनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्लैश बर्न क्या है? तो देखिए जो फ्लैश बर्न है ये क्या होता है? तो देखिए जो फ्लैश बर्न होता है ये होता है कि वेल्डिंग आर्क द्वारा पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों में जो जलन होती है उसी को हम लोग फ्लैश बर्न कहते हैं। तो वेल्डिंग आर्क में हानिकारक अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड भी किरणें मिलती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों और त्वचा दोनों को हानि पहुंचाती हैं। इन्हीं कारणों के कारण आर्क
आई की स्थिति बनती है और वेल्डिंग आर्क द्वारा उत्पन्न पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों में जलन फ्लैश बर्न के द्वारा ही होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण एक नए वेल्डर की क्या होती है। तो देखिए, अगर अल्ट्रावायलेट किरण है तो जो भी नया वेल्डर रहता है उसके आंखें जो होती हैं वह लाल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा 67 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण एक नए वेल्डर की आंखें लाल हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों तथा त्वचा दोनों के लिए हानिकारक होती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही आर्क आई की स्थिति बनती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि फलकों के नीचे रेत पड़ गया है, जिससे आंखों से पानी बाहर आता है और आंखें लाल हो जाती हैं तथा प्रकाश में आंखें नहीं खुल पाती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के उपकरणों को किस अवस्था में उपयोग नहीं लाना चाहिए। जब वे गीली जमीन पर रखी हो, प्रकाश के अभाव में हो, जब कोई उनके पास खड़ा हो, जहाँ वेंटिलेशन की सुविधा ना हो। तो देखिए, जो आर्क वेल्डिंग के उपकरण होते हैं तो उसे हमें नहीं उपयोग करना चाहिए कि जब वे गीली ज़मीन पर रखी हों तो उसे हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग के उपकरण यदि गीली ज़मीन पर रखी हो तो उन्हें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। कार्य करते समय पैरों के नीचे लकड़ी या बोर्ड रखना चाहिए। यदि उपकरण जमीन गीली है तो कार्य करते समय खतरा होने का डर रहता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडरों, रेगुलेटरों और रबड़ की नलिकाओं में किसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। रिंच का, टेफ्लॉन टेप का, लीक डिटेक्टर का, तेल का। तो सिलेंडरों, रेगुलेटरों और रबड़ की नलिकाओं में कभी भी हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए, वो रहता है तेल का। तो 69 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तेल। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड टिप और कार के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। 1 से 2 mm, 2 से 3 mm, 4 से 6 mm, 3 से 4 mm। तो देखिए, एक अच्छा अगर वेल्डिंग करना है तो इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी रहता है 4 से 6 mm की दूरी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच 4 से 6 mm की दूरी होने पर एक उचित प्रकार का आर्क बनता है, जिससे उचित प्रकार की वेल्डिंग की जा सकती है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग के नाजल का चयन करते समय किस कारक पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस मेटल की मोटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि बेस धातु की मोटाई पर निर्भर करता है गैस वेल्डिंग के नाजल का चयन। तापमान को मापने की यूनिट क्या है। तो देखिए, ये तो आयतन लीटर में मापा जाता है, डिग्री यही है। टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किलोग्राम आपको पता होगा ये भार का है और ये है आपका एम्पियर धारा मापने के लिए। तो यहाँ पे तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि असुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु जो वेल्डेड है उसे संभालते समय क्या होगा। विद्युत झटका होगा, आंख में चोट होगा, हाथ जल जाने की चोट, हाथों का कट जाना। तो असुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु जो वेल्डेड है उसे संभालते समय क्या होता है कि विद्युत का झटका लग सकता है। सॉरी, अगर यहाँ पे असुरक्षित वेल्डिंग और गर्म है तो भैया हाथ जल जाने की चोट होगी। मतलब असुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु जो वेल्डेड है उसे संभालते समय हाथ जल जाने की संभावना होती है। अतः वेल्डिंग करते समय गर्म वस्तु को नंगे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए पीवीसी आर्म, प्रोटेक्टर आदि होल्डिंग उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो हाथ जल जाएगा अगर वो गर्म वस्तु है और वह वेल्डेड है तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, असुरक्षित वेल्डिंग करते समय क्या होगा अगर वेल्डिंग तल को गीला रखते हैं। तो देखिए, अगर असुरक्षित वेल्डिंग करते समय क्या होगा अगर वेल्डिंग तल को गीला रखते हैं। आंख में चोट, जल जाना, विद्युत झटका, पैरों का कट जाना। तो देखिए, इसके कारण विद्युत का झटका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो क्या है गीला रहेगा तो उसमें विद्युत झटका लगने का खतरा रहता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ढलवा लोहे के प्लेट को वेल्ड करने से पूर्व वेल्ड दरार से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। धारा निम्न रखना चाहिए, प्लेट को पूर्व सेट करना चाहिए, प्लेट को 250 डिग्री सेल्सियस से पूर्व तप्त करना चाहिए, 2.5 mm का समरूप मूल अंतर रखें।
तो ढलवा लोहे के प्लेट को वेल्ड करने से पूर्व वेल्ड दरार से बचने के लिए जो हम लोग सावधानी बरतते हैं वो रहता है कि प्लेट को 250 डिग्री सेल्सियस से पूर्व तब तक कर लेते हैं। ढलवा लोहे को प्रीहीट करते समय कास्टिंग को धीरे धीरे समान रूप से गर्म करना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बैक फायर की स्थिति में डीए सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, तो इस स्थिति में आप पहली कार्यवाही क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो पहली कार्रवाई करते हैं कि पानी के छिड़काव से सिलेंडर को हमें ठंडा करना चाहिए। तो वेल्डिंग टार्च से वेल्डिंग करते समय टार्च की टिप काफ़ी अधिक गर्म होने से या टार्च में पानी आ जाने से गैस की सप्लाई रुक जाती है, दूसरे क्षण फिर शुरू हो जाती है तथा गैस जलने लगती है। इस समय विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे हम लोग बैक फायर कहते हैं। अब 77 नंबर क्वेश्चन कि आकस्मिक ताप परिवर्तन ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग करना चाहिए? पैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, तापमान सूचक क्रियान का, वेंचुरीमीटर का। तो आकस्मिक ताप परिवर्तन करने हेतु तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह तापमान सूचक क्रियान रहता है। तापमान को सूचित करने वाले क्रियान को मापन की एक स्वीकृत विधि माना जाता है। तापमान का संकेत देने वाले क्रियान तापमान रेटिंग की श्रेणी में आते हैं। एक विशिष्ट वेल्डर या वेल्डर इंस्पेक्टर हर समय क्रियान को अपने पास रखता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान सूचक क्रियान का रंग बदलने की प्रक्रिया समय कितना होता है? तो देखिए जो तापमान सूचक क्रियान होता है उसका जो रंग बदलने की प्रतिक्रिया का जो समय होता है वह 1 से 2 सेकंड होता है। तो 78 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे यूपी SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में वो क्वेश्चन था। एक निश्चित तापमान पर एक रासायनिक क्रिया होती है और क्रियान में एक अस्थायी रंग परिवर्तन होता है। हालांकि यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता लेकिन समय की अवधि में होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की लंबाई कितनी प्राप्त होती है? ज़्यादा, कम, औसत, स्थिर। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की जो लंबाई प्राप्त होती है वह प्राप्त होता है कम। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से कम लंबाई की आर्क प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रिक आर्क प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग में बिजली का प्रयोग किया जाता है। आर्क प्राप्त करने के लिए आर्क वेल्डर एसी या डीसी और कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करता है। अच्छे वेल्डिंग लेंसों में इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट किरणों की सीमा कितने प्रतिशत तक रुक जाती है? तो देखिए अगर वेल्डिंग कर रहे हैं और उसमें हम लोग अगर वेल्डिंग लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उससे, तो वो जो हम लोग वेल्डिंग लेंस यूज करते हैं वह लगभग 99.5% तक इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु किससे पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए? तेल से, नमी से और भी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु जिसके द्वारा पूर्णतया मुक्त होता है वह रहता है तेल से भी और नमी से भी। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि से टूल टिप को टूल होल्डर में कितने mm पर सेट किया जाता है? तो नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि से टूल टिप को टूल होल्डर से जितने mm पर हम लोग सेट करते हैं वो रहता है 100 से 150 mm। 83 नंबर क्वेश्चन है 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो देखिए 1 पाउंड पानी के ताप को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा प्रयोग की जाती है उससे हम लोग CHU कहते हैं। CHU मतलब होता है आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट और एक CHU इक्वल टू होता है आपका 453.6 कैलोरी। ये कैलोरी में होता है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एक CHU इक्वल 453.6 कैलोरी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो देखिए मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की जो इकाई होती है वह कैलोरी होती है। 34 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये पता होगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल। 85 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में द्रवीकरण के द्वारा कितने प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो वायु में द्रवीकरण के द्वारा जितने प्रतिशत तक शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो रहता है 95.5%। ये हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IUF में आया हुआ क्वेश्चन था। अब 86 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में आर्गन का घनत्व तथा भार क्रम से कितना होता है? तो देखिए वायु में जो आर्गन
का घनत्व होता है वह होता है 0.94% और जो भार होता है वह होता है 1.3%। 87 नंबर क्वेश्चन है कि AWS का पूरा नाम क्या है। तो AWS मतलब होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता हो तो शीघ्र ही क्या करना चाहिए। अपने आप सुधार कर लें, किसी अन्य को सुधारने के लिए कहें, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, सप्लायर को सूचित करें। तो दूषित वाल्व या सुरक्षित प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता हो तो उससे हमें क्या करना चाहिए, उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना चाहिए तथा सिलेंडर में लगे दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग को बदलकर उचित वाल्व या सुरक्षा वाल्व लगाना चाहिए, जिससे कि सिलेंडर को पुनः लीक करने से रोका जा सके। 89 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm के मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारा प्रास कितना होना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm के मृदु इलेक्ट्रोड के लिए जो धारा प्रास होना चाहिए वह 300 से 400 एम्पियर होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कटिंग विधि में ज्वाला की जाप से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कटिंग विधि में ज्वाला की जाप से जो न्यूनतम दूरी रखी जाती है वह होना चाहिए कम से कम 1.5 mm। तो 1.5 mm यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ब्रेस्ड की जांच नहीं की जा सकती है। धातु विज्ञान माइक्रोस्कोप से, पॉलिशिंग ईचिंग से, एक्सरे से, विनाशी परीक्षण से। तो जिससे ब्रेस्ड की जांच नहीं की जा सकती है वो रहता है एक्सरे। तो एक्सरे के द्वारा ब्रेस्ड की जांच नहीं की जाती है। ब्रेस्ड की जांच धातु विज्ञान माइक्रोस्कोप, पॉलिशिंग ईचिंग, विनाशी परीक्षण द्वारा की जा सकती है। एक्सरे का प्रयोग सामान्यतः रेडियोग्राफी में होता है और एक्सरे परीक्षण के द्वारा वेल्ड मेटल के अंदरूनी दोषों का पता लगा सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए। स्पैनर, हथौड़ा, मैलेट, यहाँ पे मैलर नहीं मैलेट होना चाहिए। तो वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए हमें स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। तो 92 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए सही साइज का स्पैनर या चाबी या की का प्रयोग करना चाहिए। स्पैनर आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर और डबल इंडेड ओपन स्पैनर। 93 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लेम को जलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए किसका, गैस लाइटर का, माचिस का या भी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अगर आपको फ्लेम जलाना है तो उसके लिए हम लोग गैस लाइटर का प्रयोग करते हैं। तो 93 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि फ्लेम को जलाने के लिए गैस लाइटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। फ्लेम को जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ जलने का खतरा रहता है। यदि टॉर्च लाइट या गैस लाइटर ना हो तो उस दशा में सुलगती हुई रस्सी प्रयोग करनी चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका क्या है। देखिए, दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा के नियमों का पालन करने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए। अल्कोहलिक पेय पिलाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, चलने को कहना चाहिए, उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और उसे बिजली का झटका लगा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें गर्म रखना चाहिए और उसे ढक देना चाहिए। तो उसे ढकना चाहिए। तो यहाँ पर 95 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश है परंतु सांस ले रहा है तो उसकी गर्दन, छाती या कमर के आसपास के वस्त्र ढीला कर दें तथा उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखें। 96 नंबर क्वेश्चन है कि आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, इन तीनों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपको आग लगाना है या विस्फोट करना है तो आपके पास ईंधन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है और तभी आपका जलना भी जरूरी है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई कार्य नहीं होता है। तो 96 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, जबकि इसमें नाइट्रोजन सम्मिलित नहीं होता है। किसी पदार्थ के दहन करने के लिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो 97 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को कैसे चेक करते हैं।
तो देखिए गैस को लीकेज चेक करना है तो उसके लिए हम लोग साबुन के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 97 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को साबुन के पानी से चेक करते हैं। यदि लीकेज होगा तो वहाँ पर बुलबुला बनेगा, फिर उसी स्थान पर से गैस वेल्डिंग कर लेते हैं। कृत्रिम श्वास विधि क्या है? तो देखिए कृत्रिम श्वास विधि क्या होता है कि शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लेबार्ड विधि, मुंह से मुंह विधि, यह सभी होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का लाभ क्या होता है? तो देखिए वेल्डिंग का जो लाभ होता है वो रहता है कि वेल्डेड स्ट्रक्चर हल्का होता है, वेल्डिंग अधिक जंग रोधक होता है, वेल्डिंग शीघ्रता से की जा सकती है। और यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और वेल्डिंग द्वारा बना जोड़ उच्च ताप भी सहन कर सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय खुद की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? एप्रन का, दस्ताने का, लेग गार्ड का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर आपको खुद की सेफ्टी करना है तो उसके लिए हमें एप्रन, दस्ताना, लेग गार्ड इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 101 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग शॉप के फर्श को किससे बचाकर रखना चाहिए? तेल, ग्रीस, पानी, उपरोक्त सभी। देखिए जो वेल्डिंग शॉप का फर्श रहता है उसे तेल, ग्रीस और पानी इन सभी से बचाकर रखना चाहिए। शॉप फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि तेल पर पैर स्लिप का होना, कहीं पर ठोकर लग जाना, यह सभी होती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वेल्डिंग शॉप के फर्श को तेल, ग्रीस व पानी से बचाकर रखना चाहिए। 102 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड धातु का अंतर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 3 mm, 10 mm, 15 mm, 5 mm। तो वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड व वेल्ड धातु के बीच का जो डिफरेंस होता है वह 3 mm से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 103 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के किन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है? गैस व तरल टैंक, आयल कूलर, साइलेंसर, उपरोक्त सभी। तो हवाई जहाज के जिन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है वो गैस व तरल टैंक भी होता है, आयल कूलर भी होता है, साइलेंसर है, यह सभी होता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 104 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण है? सुरक्षित मशीनों पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करना, कार्य करने में जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो जो दुर्घटना का कारण हो सकता है वो रहता है कि कार्य करने में अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो आपको दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन दुर्घटना होने का कारण नहीं है? तो कार्य का पर्याप्त ज्ञान न होना ये दुर्घटना होने का कारण है, बिल्कुल सही है। जानकारी ना होने पर भी मशीन को चलाकर देखना, इससे भी आपका दुर्घटना हो सकता है। सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करने पर भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सुरक्षा व नियमों का पालन कर रहे हैं तो दुर्घटना नहीं होगा। यहाँ पे पूछा था कि दुर्घटना होने का कारण नहीं है, तो ये सुरक्षा नियमों का पालन करना दुर्घटना होने का कारण नहीं है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा का एक तरीका है। 106 नंबर क्वेश्चन है कार्यशाला में कार्य करते समय पहनने में प्रयोग क्या करते हैं? ढीले कपड़ों का, टाई, मफलर व चप्पल का, हाथों में घड़ी व अंगूठी का, डांगरी, जूते व चश्मे का। तो देखिए अगर आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो आपको डांगरी, जूते व चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कार्यशाला में कार्य करते समय डांगरी, जूता, चश्मा, एप्रन, दस्ताना, हैंड स्क्रीन, हेलमेट आदि सुरक्षा युक्तों का पहनना जरूरी होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र का, पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, उपरोक्त सभी। तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वह अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टी और रेत से भरी बाल्टी, इन सभी का प्रयोग हमें करना चाहिए, या एडवांस में हमें ये सब रखना जरूरी होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को कैसे दूर करते हैं? तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है और वह विद्युत सप्लाई से चिपका हुआ है तो उससे छुड़ाने के लिए हम लोग रबड़ का दस्ताना यूज कर सकते हैं या सूखी हुई लकड़ी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने। विद्युत झटकों की तीव्रता शरीर से गुजरने वाली धारा के स्तर तथा समय पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो आपूर्ति को बंद कर दें अथवा प्लग को हटाएं या केबल को खींचकर निकाल दें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सूखी लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक का प्रयोग करके व्यक्ति को ढकेल करके या खींच करके विद्युत तार से मुक्त करवा देना चाहिए। 109 नंबर का क्वेश्चन है
विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको भी पता होगा कि अगर विद्युत द्वारा आग लगी है तो उसके लिए हम लोग सीटीसी एक्सटिंग्विशर यानी कि सीटीसी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग बिजली के तारों, उपकरणों एवं धात्विक पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2, शुष्क चूर्ण एवं सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है कि काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए, काटने वाले जो औजार होते हैं उसे सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। काटने वाले औजारों को अन्य सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। प्रयोगशाला में आने वाले सभी हस्त औजारों को उचित स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि उनके नीचे गिरने पर चोट लगने की संभावना न रहे। 111 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी से लगी आग को किस अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जाता है? देखिए, अगर लकड़ी, ये जो लकड़ी से लगी आग आती है या क्लास A के अंतर्गत आती है, तो लकड़ी का जो आग होता है इसे बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। और इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 का घोल भरा रहता है और एक बोतल में गंधक का तनु अम्ल भरा होता है। आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनकी उचित अर्थिंग होना जरूरी होना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसके लिए मशीनों में उचित अर्थिंग होना जरूरी होता है। कार्यशाला में अधिकतर वेल्डिंग विद्युत सप्लाई प्रचालित होती है। विद्युत सप्लाई AC तथा DC दो प्रकार की होती हैं। यह सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर वर्कशॉप में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। 113 नंबर क्वेश्चन कि गैस सिलेंडर को हमेशा कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए या कैसी अवस्था में प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, अगर गैस सिलेंडर है तो उसे अगर हमें प्रयोग करना है तो उसे हमें खड़ी अवस्था में हमेशा प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा C आंसर करेक्ट होगा। तथा गैस सिलेंडर को स्टोर करने तथा प्रयोग करते समय सीधा ही खड़ा रखना चाहिए। सिलेंडर को गिरने से बचाने के लिए उन्हें हमेशा चैन आदि से बांध कर रखना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील क्या होना चाहिए? मतलब ग्राइंडिंग व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, साइड में खड़ा होना चाहिए, उसके पास कहीं भी खड़ा होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग करते समय जो ग्राइंडिंग व्हील होता है हमें उसके साइड में खड़े होना चाहिए। तो साइड में खड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर B आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिसमें ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसमें असंख्य कटिंग एज होता है, यानी कि ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। और ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव ग्रेन और बॉन्ड से मिलकर बनाए जाते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? तो अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग के लिए हम लोग ग्राइंडिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए? काला, नीला, लाल, सफ़ेद। तो जो वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग होता है वह हमेशा क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। तो वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग काला होना चाहिए। वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग बूथ में हवा जो होता है यह 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जानी चाहिए। आर्क से उत्पन्न अल्ट्रावायलेट किरणें वातावरण के ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती हैं और फ्यूम तथा विषैली गैसों से सुरक्षा के लिए उपयुक्त युक्तियां भी प्रयोग करनी चाहिए। 117 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ डट 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 होने चाहिए, पास पास नहीं, एक कोने में, उपरोक्त सभी। तो वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं यह पास नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग शॉप में अगर ज्वलनशील पदार्थ अगर पास हैं तो उनमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है जो कि दुर्घटना के कारण हो सकता है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि जहरीले धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहरीले धुएं से बचने के लिए हमें फोम एक्सट्रैक्टर लगा होना चाहिए, अधिक धुएं पर बाहर चले जाना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन प्रयोग करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारे UP SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन था। 119 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा एन एक्सेप्टिव गॉगल के शीशे का रंग कैसा होना चाहिए? सफ़ेद, काला, नीला, हरा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं कि सुरक्षा ऐनक के शीशे का रंग कैसा होना चाहिए। आपको भी पता होगा, सफ़ेद, काला, नीला और हरा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आप इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और अब रहा 20 नंबर का क्वेश्चन कि कभी भी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को घसीटना क्या करना नहीं चाहिए? घसीटना नहीं चाहिए, गीले कपड़े के साथ नहीं करना चाहिए, वेल्डिंग से बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो
देखिए कभी भी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को घसीटना नहीं चाहिए, गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए और वेल्डिंग के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हो अपने दोस्तों के साथ वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और जो 121 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या होता है। देखिए प्राथमिक उपचार का अर्थ होता है कि दुर्घटना होने पर रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देना ताकि खून आदि ज़्यादा ना बह सके। तो 121 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वेल्डर का सुरक्षा उपकरण नहीं है। एप्रन, सेफ्टी वाल्व, बेंच वाइस। तो देखिए वेल्डर की सुरक्षा का उपकरण नहीं है तो बेंच वाइस। बेंच वाइस क्या होता है, ये आपका एक क्लैंपिंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पर सी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि वेल्डर का जो सुरक्षा उपकरण नहीं है वह बेंच वाइस है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, वेल्ड क्लैंपिंग डिवाइस है। जबकि एप्रन, सेफ्टी वाल्व और बैक प्रेशर वाल्व ये सब वेल्डर के सुरक्षा उपकरण हैं। 123 नंबर क्वेश्चन कि वेल्डिंग सुरक्षा उपकरणों का कार्य क्या होता है। आर्क रेडिएशन से सुरक्षा, स्पैटर से सुरक्षा, टॉक्सिनक फ्यूम से सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो वेल्डिंग सुरक्षा उपकरणों का जो कार्य होता है वो होता है कि आर्क रेडिएशन से भी सुरक्षा, स्पैटर से भी सुरक्षा, टॉक्सिनक फ्यूम से भी सुरक्षा। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 124 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी को रेतने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग किया जाता है। डबल कट, सिंगल कट, रस्प कट, स्पाइरल कट। तो लकड़ी को अगर रेतना है तो उसके लिए हम लोग जो फाइल यानी कि रेती यूज करते हैं वो रहता है रस्प कट फाइल। तो लकड़ी को रेतने के लिए रस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। रस्प मोटे तौर पर लकड़ी या अन्य सामग्री के आकार देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फाइल है। रस्प कट फाइल आयताकार गोलाकार आकार की होती है। 125 नंबर क्वेश्चन है, आगलेट कैलिपर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए, मार्किंग करने के लिए, बाहरी माप लेने के लिए, अंदरूनी माप लेने के लिए। तो आर्ड लेग कैलिपर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग वह मार्किंग करने के लिए करते हैं। आर्ड लेग कैलिपर को कभी कभी जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है और यह एक छोर पर एक निश्चित स्थान तक सेट किया जाता है। आर्ड लेग कैलिपर का प्रयोग लिखने या मापने में भी किया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेटेज का, स्टील रूल का, स्पिरिट लेवल का, प्लम्ब बाब का। तो किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो रहता है स्पिरिट लेवल। तो किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट लेवल एक मापन उपकरण होता है जो कि यह दर्शाता है कि कोई समतल क्षैतिज है या नहीं। बढ़ई, राजगीर या अन्य निर्माण कार्य करने वालों के स्पिरिट लेवल भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मुख्य कार्य अवयव स्पिरिट होता है। एक 127 नंबर का क्वेश्चन है कि दुर्घटना कैसी भी हो आप किससे सलाह लेंगे। तो दुर्घटना कैसे भी हो अगर आपको सलाह लेना है तो डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो यहाँ पर 127 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर। दुर्घटना कैसी भी हो आपको सर्वप्रथम डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि डॉक्टर को आने में देरी हो तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यदि समय से प्राथमिक उपचार दिया जाए तो वह ठीक भी हो सकता है। यह हमारा भेल टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, जहरीली गैस किस अंग को प्रभावित करती हैं। तो देखिए जो जहरीली गैसें होती हैं यह फेफड़े को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जहरीली गैसें फेफड़ों को प्रभावित करती हैं। ओजोन को श्वास द्वारा अंदर जाने पर फेफड़ों पर प्रभाव डालती हैं जिससे वेल्डर की कार्य क्षमता बहुत तेजी से कम हो जाती है। फ्यूम या विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करना चाहिए। 129 नंबर क्वेश्चन है कि हाथों की सुरक्षा हेतु क्या करना चाहिए। हेलमेट, गोगल, शूज, हैंड ग्लव्स। तो हाथों की सुरक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए तथा यह हैंड ग्लव्स चमड़े के बने होने चाहिए जिससे वेल्डर को कार्यशाला में काम करते समय कोई हानि ना उठाना पड़े। यह हमारा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि जलने के बाद किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसे बरनाल लगाना चाहिए। कहीं पर जल गया अगर कोई व्यक्ति तो उसे उस जगह पर बरनॉल लगाएंगे।
तो 130 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जलने पर तुरंत रिलीफ के लिए बर्नॉल का प्रयोग किया जाता है। जलने पर उपचार के लिए तथा इंस्पेक्शन से बचाने के लिए बर्नॉल का प्रयोग करते हैं। बर्नॉल जो होता है यह दर्द निवारक में भी काम करता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना से सबसे अधिक क्षति किसे होगी? राष्ट्र को, कारखाने को, श्रमिक को, उपरोक्त सभी को। तो देखिए अगर दुर्घटना हो रहा है तो उससे राष्ट्र को भी क्षति होती है, हानि होती है, कारखाने को भी और श्रमिक सभी की हानि होती है यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन की वेल्डिंग में हेलमेट का प्रयोग करते हैं हाथों की सुरक्षा के लिए, आंख, सिर व गले की सुरक्षा के लिए, बाहों की सुरक्षा के लिए, पाँवों की सुरक्षा के लिए। तो देखिए हेलमेट है तो हेलमेट क्या करेगा? आंख, सिर व गले इन सभी की सुरक्षा करेगा। तो 132 का बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन की प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए वेल्डर की योग्यता क्या होनी चाहिए? साधारण आर्क वेल्डिंग का ज्ञान, गैस वेल्डिंग का ज्ञान, प्रेशर वेसल वेल्डिंग कंपिटेंसी सर्टिफिकेट, वेल्डर ट्रेड में व ITI में उत्तीर्ण। तो प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए जो वेल्डर की योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए कि प्रेशर वेसल वेल्डिंग कंपिटेंसी सर्टिफिकेट। प्रेशर वेसल एक कंटेनर है जिसे परिवेश दबाव से काफ़ी अलग दबाव में गैसों या तरल पदार्थों को रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि हेलमेट निम्न में से किससे बचाव करता है? आर्क, रेडिएशन से, स्पार्क से, इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो हेलमेट होता है यह बचाव करता है आर्क, रेडिएशन व स्पार्क दोनों से बचाव करता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास से क्या होगा जब आर्क को सीधा देखा जाता है? बिजली का झटका, जलने से चोट, आंखों पर चोट, हाथ पैर और पैर का कटना। तो असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास से क्या होगा कि जब आर्क को सीधे देखा जाता है तो क्या होगा कि आंखों पर चोट होगी। तो असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास से क्या होगा कि आंखों पर चोट होगा जब आर्क को अगर आप सीधा देखेंगे तो। 136 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन जनरेटर प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो एसिटिलीन जनरेटर प्रयोग करते समय जो सावधानी बरती जाती है वो होना चाहिए कि जनरेटर की पूरी जानकारी ना होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और जलने वाली वस्तु को जनरेटर के पास नहीं रखना चाहिए। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा और भी दोनों। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके गलित वेल्ड धातु को वायुमंडलीय प्रदूषण से आर्क वेल्डिंग से बचाया जा सकता है? फ्लक्स, सील्डेड गैसें और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका प्रयोग करके गलित वेल्ड धातु को वायुमंडलीय प्रदूषण से आर्क वेल्डिंग बचाया जा सकता है वो रहता है कि फ्लक्स और सील्डेड गैस, ये दोनों रहता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फ्लक्स, सील्डेड गैसें दोनों, यानी कि और भी दोनों करेक्ट होगा। 138 नंबर क्वेश्चन है कि तलोच्छिन दोष से किस प्रकार बचा जा सकता है? तो देखिए जो तलोच्छिन दोष होता है उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि कुशल कारीगर या वेल्डर से ज्वाला की सेटिंग ठीक कराकर और ज्वाला तथा पूरक दंड को सही स्थिति में भी रखकर और वेल्डिंग की उचित स्पीड रखकर इन सभी का दोष से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्राइंडिंग कोण किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो ग्राइंडिंग एंगल होता है यह निर्भर करता है वेल्डिंग करंट पर। तो ग्राइंडिंग एंगल ग्राइंडिंग करंट पर निर्भर करता है। वेल्डिंग करंट का मान जितना अधिक होगा ग्राइंडिंग एंगल उतना ही अधिक होगा। ग्राइंडिंग एक अपघर्षक मशीनिंग प्रक्रिया है जो कटिंग क्रिया में प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है? परिष्कृत, दुर्घटना और भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर संपूर्ण जानकारी का अगर आपके पास अभाव है यानी कि कमी है तो आपको दुर्घटना हो सकती है। तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं अगर आपके पास जानकारी का अभाव है। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। 141 नंबर क्वेश्चन है कि पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज भी औद्योगिक क्रांति के विकास क्रम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? पहिया, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, यह सभी। तो आपको भी पता होगा कि पहिया, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन इन सभी पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज भी औद्योगिक क्रांति के विकास क्रम में सम्मिलित हैं। मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? कुशल मानव श्रम, कुशल अभियंता, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता ये दोनों लोग मशीनों का यथोचित संचालन कर सकते हैं।
अब है 143 नंबर का क्वेश्चन कि बेसिक लाइफ स्पार्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, उपरोक्त सभी। तो बेसिक लाइफ स्पार्ट में जो सम्मिलित प्रक्रिया होती है वह होता है कि वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, डी होगा उपरोक्त सभी। ये हमारे यूपी SSC ट्रेसर टेक्निकल आया हुआ क्वेश्चन है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका क्या है? सुरक्षा साथ सामानों का प्रयोग, जाम मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन, अपने तरीके से कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो दुर्घटना से बचाव का अच्छा जो तरीका है वह जाम मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ओवरहेड आर्क वेल्डिंग में किस प्रयोग करना चाहिए सुविधाजनक है? तो वेल्डिंग चश्मा, हेलमेट, हैंड स्क्रीन, सनग्लास। तो ओवरहेड आर्क वेल्डिंग में जिसका प्रयोग करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है वो रहता है हेलमेट। तो ओवरहेड आर्क वेल्डिंग में हेलमेट का प्रयोग करना सुविधाजनक होता है, जिससे अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले दुर्घटना नहीं होते हैं और कर्मचारी सुरक्षित रहता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? तो सुरक्षित मशीन पर कार्य करना या दुर्घटना का कारण नहीं है, आपको भी पता हो, तो ये दुर्घटना का कारण नहीं है। कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग, ये भी आपका दुर्घटना का कारण नहीं है। कार्य करने में अगर जल्दबाजी करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। कह रहे सुरक्षा नियमों का पालन करना, तो सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो भी दुर्घटना नहीं होगा। तो यहाँ पर दुर्घटना किससे हो जाएगा? कार्य करने में जल्दबाजी करने से दुर्घटना हो सकती है। 147 नंबर क्वेश्चन की वेल्डिंग शुरू करने से पहले कौन सी गैस खोलनी चाहिए? तो देखिए, अगर वेल्डिंग शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन गैस जो होता है उसे खोलना चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस 147 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 148 नंबर का क्वेश्चन कि आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क का टेम्परेचर होता है या टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, तथा इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रिंग में सरफेसिंग मेटल का जो तापमान होता है वह 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा सकता है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के किन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है? तो गैस व तरल टैंक का प्रयोग, टैंक, यह सब वेल्डिंग द्वारा निर्माण किया जा सकता है हवाई जहाज के। आयल कूलर भी निर्माण किया जा सकता है, साइलेंसर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 150 नंबर क्वेश्चन की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, बांध निर्माण में, उपरोक्त सभी। तो जो वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं यह हवाई जहाज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और बांध निर्माण, इन सभी में कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, वो लोग ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।